जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इस वक्त यूनिट 10 क्लास 9 की इंग्लिश के बुक पर पहुंच चुके हैं। ड्रग एडिक्शन, नशा आवर मुंशियात या अद्वियात या मुंशियात की लत कहते हैं आदत को। तो एडिक्शन बेसिकली आदत से लफ्ज़ निकला है। आप बहुत से इसके सिनोनिम्स इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन जो एडिक्शन है उसको आदि कहते हैं, लत कहते हैं, आदत कहते हैं, और जो ड्रग होता है वो अद्वियात होती हैं, मुंशियात होती हैं। तो इसको एज पॉसिबल जितना हो सके मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका मीनिंग। तो अब देखते हैं जी इसके आउटकम्स, ड्रग एडिक्शन के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो लर्निंग आउटकम्स में बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये जो मुंशियात हम लेते हैं, और हमें पता ही नहीं है कि जब हम इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम इसके हैबिचुअल भी हो जाते हैं। रिकग्नाइज क्राइम एंड लर्न टू से नो। आप लोगों को पता चल जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि ये जुर्म है, जुर्म की पहचान भी हो जाएगी, और आप लोग सीख जाएंगे कि इसको नो कहना है, ड्रग एडिक्शन को हमने नो कहना है। चॉक आउट अ प्रिवेंशन प्लान फॉर ड्रग विक्टिम्स। ड्रग विक्टिम्स बेसिकली नशा आवरों को कहते हैं। तो नशा आवर के लिए आप मनसूबाबंदी बनाएंगे उसके बचाव के लिए। रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। जब इंसान बीमार हो जाता है, जब इंसान नशे में पड़ जाता है, नशे का आदी हो जाता है, तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसी के बारे में चैप्टर पढ़ने के बाद इसी के बारे में आप रेज अवेयरनेस करना सीख जाएंगे, मतलब आगाही को उभारना सीख जाएंगे, बढ़ाना सीख जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आपको जितने भी मीनिंग्स पता चल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग्स होंगे उसके बारे में आप गेस भी कर सकेंगे, मतलब पता चल जाएगा ना आपको। आइडेंटिफाई एंड डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है वाज़िया करना, शो करना। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोनाउंस जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर कोई भी दो जुमलों को या दो अल्फाजों को जोड़ने वाला अल्फाज जिसको प्रोनाउन कहा जाता है, अगर तो वो जोड़ रहा है, जैसे कि हु है, हुज है, दोज है, दैट है, तो उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एनालाइज एंड यूज एडजेक्टिव क्लॉसेज। आपको ये ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ी बात है, ये क्लियर हो जाएगा, और ये मैं एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि एडजेक्टिव क्लॉजेज क्या होते हैं। प्री रीडिंग क्या होती है जी? रीडिंग से पहले रीडिंग करना कि आप क्या चीज़ तैयार करने वाले हैं, कैसे ही रीडिंग करेंगे आप। रीड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एडिक्शंस। आपको पता होना चाहिए रीडिंग से पहले कि आप जो टाइटल या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपने डिस्कस भी करना है और देखना है कि ड्रग एडिक्शंस के इफेक्ट्स क्या होती हैं। व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर कन्वे। आपको पिक्चर शायद नज़र नहीं आ रही होगी, तो अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर आपके सामने है। प्री रीडिंग से पहले आपने देखना है कि ये पिक्चर क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली ड्रग्स को नो कहा जा रहा है इस पिक्चर में कि भाई अब हम ड्रग्स नहीं लेंगे। सो दिस पिक्चर शोज दैट, मैसेज शोज दैट नो ड्रग्स नाउअडेज। ठीक है, ना वाइन है, ना आप टोबैको लेंगे, ना सिगरेट पिएंगे, ना ही ये जो गोलियां हैं जो मतलब ज़्यादा तादाद में लोग लेने लग जाते हैं, कैप्सूल है नशे के, वो भी नहीं लेंगे। हाउ कैन यू हेल्प अ ड्रग एडिक्ट लीड अ नॉर्मल लाइफ अगेन। आप किस तरह से एक जो नशावर है उसको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने पर आमादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's move on the exercise first page, that is 107 drug addictions। मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जितनी भी ग्रामर के अंदर चीज़ें होंगी एक्सरसाइज में मौजूद होंगी या आपके एक्सरसाइज में ग्लॉसरी मौजूद होगी, ये तमाम चीज़ें आपके किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आप एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों पर फोकस करें। और सबसे ज़्यादा हर वीडियो में मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप काइंडली अपने पास पेन डाउन करने के लिए रजिस्टर रखा करें, ताकि मैं जब आपको बताऊं कि दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड तो आप फ़ौरन लिख लिया करें। क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, करनी तो सभी प्रिपेयर होती हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताता हूँ चैप्टर्स की, तो वो आप लोग पेन डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें।
So let's talk about the theme of the drug addiction unit 10 class 9. The theme revolves around harmful effects of drug addictions. आप थीम अगर इस चैप्टर की पढ़ना चाहें तो वो किसके गिर्द घूम रही है जी? आप ड्रग एडिक्शन, जो भी नशा आवर अद्वियात के असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ये सारा चैप्टर इसी से भरा हुआ है. इट ऑल्सो रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन ट्रीटिंग ड्रग एडिक्ट्स. ये चैप्टर आपको ये भी ज़रूर बताएगा कि कितनी ज़्यादा अहमियत है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, कि वो नशा आवरों को इलाज करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है. और ये जो चैप्टर की थीम है, इट हाईलाइट्स द वाइटल रोल दैट कंट्रोलिंग प्लेज एंड मेकिंग पीपल लिव अ हेल्दी लाइफ. वो ये भी बताता है कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे, इसकी मेन थीम ये कहती है, हाईलाइट शोज करती है, वाजिया करती है अहम किरदार कि जी मशवरा बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है लोगों को एक सेहतयाब ज़िंदगी जीने के लिए. अब नीचे ग्लॉसरी लिखी हुई है, क्यों ना हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द बोर्ड्स. तो काइंडली आप रजिस्टर्स और पेन को फॉलो अप दें. तो मैं इंशाल्लाह आपको अभी इसी वक्त बताऊंगा कि व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट, बट वी जस्ट हैव टू गो थ्रू होल द एक्सरसाइजेज. ये चीज़ याद रखिएगा. एब्सोल्यूट कहते हैं जी मुकम्मल को, विच इज़ कंप्लीट इन इंग्लिश, और परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं. तो ये बोर्ड में आपको एज एन सिनोनिम पूछ सकता है, करेक्ट मीनिंग्स पूछ सकता है, जी बताएं क्या इसका बन सकता है. उसके बाद इन्फ्लुएंस कहते हैं जी असरअंदाज होने को, हैव इफेक्ट अपॉन, मतलब जब असर होता है. टैबू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरी वर्ड विच हैज़ बीन कमिंग फ्राम अराउंड 3 to 4 years इन योर सिनोनिम्स पार्ट. कोई 4 से 2 मरतबा ये आ चुका है, तो आपने इसको याद रखना है कि जी टैबू का मतलब होता है फॉरबिडन, मना करना, इनकार करना. क्यूरेटिव, ये भी बोर्ड में आ चुका है, इसे कहते हैं जी हीलिंग, मतलब भरना. रिहैबिलिटेशन रिकवरी को कहते हैं. रिलैप्स, करेक्ट द स्पेलिंग्स में आ चुका है, इसका मतलब होता है गो बैक टू, वापस या वापसी. उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ओरल एक्टिविटी लिखी हुई है. इफ आई कैन जस्ट क्लियर द स्क्रीन, यस नाउ इट इज क्लियर. ओरल एक्टिविटी क्या होता है जी? ड्रग एडिक्शन इज ए ग्रोइंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. आपके सामने है कि नशावर अद्वियात जो हैं वो कितनी ज़्यादा आम हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर. हर साल बहुत से नौजवान लोग जो हैं फॉल विक्टिम, शिकार होते हैं इन जैसी ख़तरनाक मसाइल का. मेक अ ग्रुप्स एंड चॉक आउट प्रिवेंशन प्लान अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, प्रिपेयर अ क्लास प्रेजेंटेशन और प्रिवेंशन प्लान. अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. अगर आप क्लास में इन स्टेटमेंट्स पर और इन ओरल एक्टिविटीज़ पर फोकस करें ना, यकीन माने एक तो आपकी क्रिएटिव राइटिंग, एक आपका लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर आप अपने आप को काबिल समझते हैं, तो आप क्यों ना इस चीज़ को प्रेजेंट करें, ड्रग एडिक्शन को प्रेजेंट करें और लोगों को बताएं कि जी क्या प्रिवेंशन प्लान्स हो सकते हैं अगर आप ड्रग से बचना चाहते हैं, और हमें इसके खिलाफ क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए. डिस्कस इन क्लास हाउ कैन अवेयरनेस बी रेज्ड अमंग द पीपल. और आप अपनी क्लास की प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वैसे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि लोगों को किस तरह से आगाही में उभारना है, बताना है लोगों को कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं कुछ, और जो है हमारे पाकिस्तान में भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं नशावरों को, ताकि ये गली गली और ये जो चौक के या पुलों के नीचे बैठ जाते हैं, तो इसमें ये बेहतर एक जगह है जहाँ पर इनका ज़्यादा अच्छा ख्याल रखा जा सकता है. अब नीचे जो पैगाम है वो टीचर्स के लिए भी दिया हुआ है कि आप अपने स्टूडेंट्स को हार्मफुल इफेक्ट्स ड्रग एडिक्शन के ज़रूर गाइड करें, एक्सप्लेन करें, वजाहत करें. हाउ कैन इट डैमेज ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ, ये किस तरह से इंसानी सेहत और इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है. मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको भी पता चल जाएगा कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. अगर आपको नहीं पता तो अपने टीचर से पूछें, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि शहरी जिम्मेदारी क्या होती है. उसके बारे में टीचर को अवेयर करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को. टू टैकल एंड रिहैबिलिटेट द ड्रग एडिक्ट, मतलब आप टैकल मतलब संभालें, रिहैबिलिटेट उसको रिकवर करें, उसको सेहतयाब करें जो कि एक नशा आवर है.
लें जी, सबसे कॉमन चीज हर चैप्टर्स के अंदर आ गई है आपके सामने, कॉम्प्रीहेंशन। पेज नंबर 108, ड्रग एडिक्शन, 10th चैप्टर की कॉम्प्रीहेंशन की बात करें। मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअली तफहीम इबारत को कहते हैं। तफहीम इबारत क्या चीज होती है? एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ के बाद आपको सवाल दिए गए होते हैं, उसी पैराग्राफ के अंदर से आपने सवाल के जवाब लिखने होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन में लिखा हुआ है जी, एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव ड्रॉन 2 लाइंस अंडर द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दैट मीन्स कि ये दोनों क्वेश्चन इतने कॉमन है, इतनी बार बोर्ड में आ चुके हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं है। बच्चों को बताना हमने है कि भाई इन क्वेश्चंस पर फोकस करें। ये एक 2 लाइंस के आंसर्स हैं। तो अगर मतलब कोई भी बच्चा अगर इसको फॉलो करता है तो आप देखेंगे कि ये 2 क्वेश्चंस कितने कॉमन है और कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर आंसर्स। So you can see on your screen the answer of the first question. What are the causes of drug addiction? Drug addiction is caused by genetic and environmental factors. ये जो नशावर अद्वियात है या नशे की जो लत है, ये कॉज्ड होती है जेनेटिक। आपकी ये जितनी भी जीनियाती, मतलब आप देख लें कि अगर आपके दादा अबू हैं या आपकी जीन्स में कोई भी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी सिगरेट पीता है, तब आपकी जो है ड्रग एडिक्शन की आप वजूहात बनते हैं, वजह बनते हैं। या ये जो आपके माहौल में लोग कॉमन है, आकर सिगरेट लगाया और साथ ही शुरू हो गए, ये नहीं देखा कि साथ बड़ा खड़ा है, छोटा खड़ा है, तो वो माहौल के अंदर जो अवामिल हो रहे हैं उसकी वजह से भी ड्रग एडिक्शंस होते हैं। सो दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एडिक्शंस? क्या असरात होते हैं नशे की लत की वजह से? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। ज्यादा तवील अरसा, ज्यादा देर तक जब ड्रग्स को, मुंशियात को इस्तेमाल किया जाता है तो वो वजह बनता है मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी। मतलब आप जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी देर तक इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा यह आपके दिमागी और जिस्मानी बीमारी की वजह बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू द रिहैबिलिटेशन प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन? जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं चैप्टर के टाइटल के नीचे लर्निंग आउटकम्स के अंदर, कि क्या किरदार ये जो आपके बहाली के मराकज़ अदा करते हैं ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने में। ठीक है, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के मतलब को ज़रा ब्रीफली पढ़ना चाह रहा था। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बहाल करना, किसी चीज़ को बेहतर करना, ठीक करना। सेंटर्स जो होते हैं वो मराकज़ को कहते हैं। बहाली के मराकज़ क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन को काबू में पाने के लिए? तो अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। So the third question answer is here, you can just see that the rehabilitation centers जो हैं वो इसलिए अहम किरदार अदा करते हैं ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए, by providing the addicts proper guidance। उस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर क्या होता है कि जो नशावर होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, उनकी मुकम्मल रहनुमाई की जाती है, प्लस उनका ट्रीटमेंट, एहतजाज भी बहुत बेहतर किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, which you can see on your screen as what is the role of counseling in preventing drug addiction? आपका किरदार क्या है अगर आप मशवरा दे रहे हैं एक ड्रग एडिक्ट को कि भाई ड्रग एडिक्शन से बच जाओ, तो उस चीज का किरदार क्या है? The factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling। याद रखिएगा, एक बहुत अहम जो मसला है वो ये है कि अगर आप ड्रग विक्टिम को बहाल करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक अहम अमल है जो शामिल होता है, वो है प्रॉपर काउंसलिंग। जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पर मशवरा देते रहेंगे, याद रखिएगा वो बेहतर रहेगा, और जितनी जल्दी ये हो जाए उतना ही नशा आवर के लिए बेहतर है। द सूनर इट इज डन, जितना जल्द ये कर लिया जाए, द बेटर इज फॉर द विक्टिम, ये उतना ही नशा आवर के लिए बेहतर है। So let's talk about the question number 5, which is on your screen. It's like, I think so, it's, yes, now it's better. तो 5वें सवाल पर अगर हम जाते हैं तो
Why do families feel reluctant to the drug victims to drug rehabilitation centers? ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों वो reluctant मतलब इंसान जो है हिचकिचाता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, तो वो मना करता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको ख़ानदान में पता होता है कि मैं मतलब क्या किस मुंह से रिहैबिलिटेशन सेंटर उसको लेकर जाऊं कि ड्रग विक्टिम ठीक हो जाए। अब वो इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि उसको लगता है कि वो खानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो लेट्स रीड द आंसर। बिकॉज ऑफ फियर बीइंग आउटकास्ट द फैमिलीज। देखा, क्योंकि डर होता है उसको कि वो खानदान से निकाला ना जाए। ऑफ द ड्रग विक्टिम फील रिलक्टेंट टू टेक देम टू ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो खानदान का एक फर्द ही होता है, लेकिन वो जब नशे में लथपथ हो जाता है तो वो जो उसका फैमिली मेंबर होता है वो कहता है कि यार मैं किस तरह ले जाऊं, मेरे खानदान वाले मुझे भी उसके साथ बाहर निकाल देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इसको सेहत के बहाली के मराकज में ले गया हूं। सो दिस इज वाई दे फील रिलक्टेंट एंड दे जस्ट डोंट मूव टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस ड्रग एडिक्शन के चैप्टर का। सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? खानदान वालों की जिम्मेदारियां क्या हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी दी जा सके। उसको किसको? ड्रग एडिक्ट्स को। मतलब नशा आवरों को अगर आपने मुकम्मल सेहत याब करना है, उसकी यकीन दहानी खानदान वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है, ज़रा ये देख लें। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कॉन्टिन्यू टू क्रिटिकली वॉच। ये जो डॉक्टर्स हैं, ख़ानदान वाले हैं और जो दोस्त हैं, इनको लगातार मुसलसल कड़ी नज़र रखनी चाहिए ड्रग विक्टिम पर, और उसको विक्टिम को काउंसल भी करना चाहिए। मतलब उसकी काउंसलिंग जारी रखनी चाहिए, मशवरा देते रहना चाहिए फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। उसको बेहतर तरगीब देनी चाहिए और मोटिवेशन, उसको मतलब हौसला देना चाहिए, बेहतर हौसला और उसकी तरगीब देनी चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में दोबारा से ड्रग एडिक्शन को अडॉप्ट ना कर ले, ड्रग्स को अडॉप्ट ना कर ले। सेम कॉम्प्रीहेंशन वाला पेज है, उसके नीचे एक आपको हेडिंग मिलेगी कॉम्प्रीहेंशन से नीचे, वोकैबुलरी। इसके अंदर उसने कहा जी एक्सरसाइज ए में गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट पढ़ी हुई है, उसमें से आपने ये सारे मीनिंग्स गेस करने। राइट द मीनिंग इन द मिडिल कॉलम। आपने इस मिडिल कॉलम में जो है मीनिंग्स लिखने हैं। कंफर्म द मीनिंग बाय यूजिंग डिट। आपको जो मीनिंग्स लगते हैं आप इसके कॉलम दरमियान कॉलम में लिखेंगे, और जो आप देखेंगे जी आपने गेस मीनिंग कर ली है, उसके बाद आप कंफर्मेशन के लिए डिक्शनरी मीनिंग भी सामने लिखेंगे। तो पहले तो हम लॉन्ग टर्म का मीनिंग देखते हैं। कॉन्टेक्चुअल क्या बनता है? दैट विल लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप एक ड्रग को इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी देर तक इस्तेमाल करना पड़ता है या उसका असर रहता है। और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की डिस्कशन करें तो लिखा हुआ है दैट विल लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो तवील अरसे तक कायम रहे। डिपेंडेंस तो मुनहसर को कहते हैं, इन्हिसार को कहते हैं। स्टेज ऑफ डिपेंडिंग, तो स्टेज ऑफ डिपेंडिंग का मतलब होता है किसी भी ऐसी स्टेज पर रहना कि आप उस पर मुनहसर कर रहे हैं, और इसका डिक्शनरी मीनिंग स्टेज ऑफ डिपेंडिंग है। पेयर मतलब आपको डिक्शनरी से मुराद है कि इसको उर्दू में आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। पेयर का मतलब होता है जी लुक इनटू, झांकना, और लुक इनटू झांकना इसका डिक्शनरी मीनिंग भी है। अगर आप आउटकास्ट की बात कर लें तो आउटकास्ट का मतलब होता है कि आप फ्रेंडलेस पर्सन, जिसका कोई दोस्त ना हो, और डिक्शनरी में भी देख लेंगे तो आपको इसका मतलब यही नज़र आएगा। अगर आप रैपिड की बात करते हैं तो रैपिड का मतलब भी बहुत ज़्यादा तेज़ी लिखा हुआ है, या तेज़ या स्विफ्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जी डिक्शनरी में भी तेज़ी है और इसका कॉन्टेक्चुअल मतलब भी बहुत तेज़ है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सेहत याबी के अवामिल या असरात को ख़त्म कर देते हैं और उनका इलाज करते हैं। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है सेहत याबी या दोबारा सेहत याबी करना। रिकवर से कवर से रिकवरी वर्ड निकला है, और इसी तरह दोबारा से सेहत याबी डिक्शनरी मीनिंग भी है। क्रिटिकली कहते हैं किसी पे पेचीदा नज़र रखना। पेशावराना राय, प्रोफेशनल एडवाइस को कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग भी प्रोफेशनल एडवाइस है।
सो पेज नंबर 109 की बात करें तो वी कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर इज अ न्यू पार्ट जिसको ग्रामर कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ईच एंड एवरी सिंगल पीस और बिट ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी कि रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। लर्निंग आउटकम्स के अंदर हमने देखा था कि हम अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी एक्सरसाइज में हम रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस आइडियाज, ठीक है जी, आइडियाज को ज्वाइन करता है। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। मिसाल के तौर पर हु, विच, दैट, हु, हुम या हुज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बल्कि बहुत एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। द पीपल, ये जो लोग हैं ना, उनके बारे में इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हु। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइफ। देखा, लोग जो अपनी जिंदगियों से डिससेटिस्फाइड, मुतमईन नहीं है, डिसकंटेंटेड, ना खुश हैं, लिव्स में ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, वो भी रुजू कर सकते हैं। दिस रिजॉर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर बोर्ड, के रुजू कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं ड्रग एडिक्शन को। सो दिस वॉज द एक्चुअल रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। लोग जो, मतलब फिर सब्जेक्ट के बारे में ये जो हु है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, उसको डिटरमाइन कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एडिक्टेड होते हैं, आदी होते हैं नशावर अद्वियात की, जो कि गुजरते हैं बहुत संजीदा, बहुत संगीन मसाइल से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज में। आपके सामने एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है। एंड एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, लेकिन काम ये एडजेक्टिव का ही करेगा, तो उसे कहते हैं जी एडजेक्टिव क्लॉज। इट यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, हु, हुम, दैट, विच, हुज। तो इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी है आफ्टर हैविंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डेफिनेशंस। So now let's talk about the exercise A. Use who, whom, that, which, whose in the following sentences. आपके ये मुख्तलिफ से सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अभी आप लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है। उन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को आप लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉज को इसमें डालना है, या रिलेटिव प्रोनाउन को। अगर वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है तो आप एडजेक्टिव डालेंगे, और अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन उसमें इनपुट करेंगे। सो बाय दिस आई हैव जस्ट सॉल्व देम। The first sentence, these are the color pencils which I want to buy. I know the woman whose child was hurt. The old lady whom we met in the shop was Amina's grandmother. This is the girl who stood first in the class. Shazia likes the candies that her father brought from the market. Anwar, whom no one listened to, was right. तो ये तमाम आप लोगों को हमने रिलेटिव प्रोनाउन पुट कर दिए हैं। अगर एक्सरसाइज बी पर देखें तो लिखा हुआ है जी यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। मुख्तलिफ से उसने रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हैं, आपने इनके अब जुमले बनाने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज हु। तो हु का जुमला क्या बन सकता है? द गर्ल हु इज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस इज माई सिस्टर। ठीक है जी, तो आपने हु का सेंटेंस बना दिया और इसका मतलब भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो। सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन है जी विच, जिसको कहते हैं जो के। द रिवर रावी विच इज इन लाहौर इज ड्राई नाउ। तो हम विच को यहां पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर चुके हैं। दैट को भी जो कहते हैं। असलम लाइक्स द मैंगोज दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। तो दैट यहां पर जो का काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है whom। शाहिद इज द बॉय whom I met on the bus। शाहिद वो लड़का है जिसको मैं बस पर मिला। तो ये देखें whom, जिसको, इसका मतलब यहां पर फिट हो गया। और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है whose, जिसकी। दिस इज द टेबल whose top was changed। ये वो मेज है जिसका जो ऊपर वाला था वो बदल दिया गया है। तो जिसका या जिसकी, उसको आप क्या कहते हैं? whose कहते हैं। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है।
So now we are on page 110 and as you all know that we are doing unit 10 drug addiction. तो अब 110 पेज पर अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी है, तो अंडरलाइन करने हमने एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल्सो इनसर्कल द प्रोनाउंस। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन को भी अंडरलाइन करना है और एडजेक्टिव क्लॉजेस को भी अंडरलाइन करना है। तो अगर मैं देखूं तो उसने अंडरलाइन कहा है एडजेक्टिव क्लॉज को, तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का बिहेव कर रहे हो उसको आप एडजेक्टिव क्लॉजेस कहेंगे। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, तो ये जो कहानी है नाउन है, नाउन के बारे में साउंड्स अनट्रू मतलब एडिशन हो रही है। एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन है एक्चुअल वो यही है कि नाउन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एक्टिंग लाइक अ एडजेक्टिव इज नोन एज एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो साउंड्स अनट्रू जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। पीपल हु ईट टू मच, तो खाते भी पीपल है, खाते भी ज्यादा है और जल्दी मर भी जाते हैं। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली, तो लोग प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, नाउन के बारे में ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, तो दैट्स मीन ये सारा का सारा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड सेंटेंस, आई मेट द वुमेन हुज सन हेल्प्ड मी, तो ये जो सन है ये वुमेन का है जिसने उसकी मदद की है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ही इज द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, तो ये वो शख्स है जिसकी हम तमाम जो है इज्जत करते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव क्लॉजेस में अंडरलाइन करी जा रहा हूं। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू, आई मस्ट डू, ठीक है, तो ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। और जो भी आपने देखा होगा दो जुमलों को आपस में जोड़ने वाला प्रोनाउन जो है उसको हम अगर सर्कल कर रहे हैं, दैट्स मीन कि ये सब के सब क्या हैं? आपके प्रोनाउंस हैं और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, हुज, हुम, विच, ये सब के सब क्या है? आपके रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसने लिखा हुआ है राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस, मतलब सेम टॉपिक है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस लगाने हैं इन 5 सेंटेंसेस में, ठीक है जी। अगर हम देखें तो वेयर इज द बुक, इसके साथ क्या लग सकता है? तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसके साथ सब लगाकर आपको समझाता हूं। So as you can see that I have solved the all 5 sentences. Where is the book? Which यहाँ पर relative pronoun है। I bought yesterday, तो ये जो book के बारे में आप दोबारा से लिख रहे हैं ये आपके adjective clauses हैं जो कि हमने suitable adjective clauses in fill in the blanks में लगाने थे। Any student who relative pronoun comes late, ये है आपका adjective clause। The umbrella which relative pronoun is very beautiful, ये आपका adjective clause is mine। That is the girl who adjective आपका जो है relative pronoun stole my book, adjective clause। Whereas the man who relative pronoun I want to see, ये आपका adjective clause। So the next question is, which is question number, you can just say exercise E, pick out 3 passive sentences from the lesson, change these sentences into the active voice। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इसको मैं पहले ही GS Academy यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो आप एक्टिव पैसिव GS Academy यूट्यूब चैनल पर पूरा टॉपिक 2 वीडियोज़ में क्लियर कर सकते हैं और किसी को भी 1% भी कंफ्यूजन एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में नहीं रहेगी। So let's discuss the active and passive voices। अगर हम देखें तो drug addiction and alcoholism are caused both by genetic and environmental factors। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म। These factors can be supplemented by the environmental factors। तो आप देख रहे हैं कि ये पैसिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो जो भी आप बाय का
इधर इंक्लूजन देख रहे हैं जुमलों में, ये सब के सब क्या हैं? पैसिव वॉइस। दीज फैक्टर्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये आपका पैसिव वॉइस था, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज किया गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी सप्लीमेंट दीज फैक्टर्स। Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. These centers provide complete medical support and guidance to these people. So this all was passive voice to active voice. So let's talk about the page 110 and the last portion of unit 10, drug addiction, writing skills. Summarize करना है जी आपने drug addiction को with the help of following map, mind map, आपने ड्रग एडिक्शन को समराइज करके इस मैप के मुताबिक लिखना है। जैसे कि आपने फैक्टर 1 लिखना है, वजह क्या है, फैक्टर 2 वजह क्या लिखनी है, असरात क्या हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सो आंसर आपके सामने है जी। समरी ऑफ ड्रग एडिक्शन क्या है जी? ड्रग्स आर कंसीडर्ड श्योरली हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी मुंशियात हैं उनको समझा जाता है शदीद नुकसानदेह, इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह समझा जाता है। As you can see that the second line is drug addiction and alcoholism are caused both by genetic and environmental factors। जैसा कि मैं इस वीडियो में पहले ही समझा चुका हूं कि ये जो नशावर मुंशियात और अल्कोहलिज्म है, मतलब जो शराब है, वो वजह बनती है या तो आपकी जीन में आई होती है, नस्ल से आती है, या आप माहौल में जितने भी अमल हो रहे होते हैं, अवामिल हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आप उसका जो है शिकार हो जाते हैं और फिर आप एडिक्शन हो जाती है आपको इन चीज़ों की और आप स्टार्ट कर देते हैं। People who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life। ये सेम लाइन आपके पूरे चैप्टर में से ये ली गई है, जिसको आप जो है अगर समझना चाहते हैं मैं समझा देता हूं, लेकिन ये 4 लाइन्स जो हैं सारी की सारी आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई हैं। लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियों से डिससेटिस्फाइड, मुतमईन भी नहीं है। डिसकंटेंटेड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो रजामंद नहीं है, और हो सकता है कि वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने या फरार की तलाश के लिहाज से नशा आवर अद्वियात की तरफ रजू भी कर सकते हैं। यूज ऑफ ड्रग्स रिजल्ट्स इन परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। ये जो आपकी ड्रग का इस्तेमाल है ये मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी की नतीजा भी बन सकती है और वजह भी बन सकती है। ड्रग एडिक्ट शुड बी टेकन टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वेयर प्रॉपर। अब ये आप समराइज कर रहे हैं तो तकरीबन आपके जो जुमले हैं वो सारे के सारे चैप्टर से ही लिए गए हैं, लेकिन समराइज करने में पूरे चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा कम जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको समराइज कहते हैं इंग्लिश में। ड्रग एडिक्शंस शुड बी टेकन टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ये जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं इन नशा आवरों को रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब मराकज़ लेकर जाना चाहिए, बहाली के मराकज़, जहां पर उनका मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुयस्सर हो और उनको प्रॉपर कंसल्टिंग मिले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मरीजों के लिए। डॉक्टर, ख़ानदान और दोस्त मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच। इनको भी इन तीनों की जिम्मेदारी है कि वो जो शिकार है उस पर कड़ी नज़र रखें और उसको कंसल्ट करते रहें, मशवरा देते रहें कि अब तुम पर हम जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की निगरानी भी कर रहे हैं और तुम्हें हौसला भी देंगे और तुम्हारे साथ जो है जितना भी एडजस्टमेंट बेहतरी की तरफ तुम्हें लेकर जा सके हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सरसाइज बी की बात करें तो राइट एन एसे ऑन ड्रग अब्यूज अ थ्रेट टू सोसाइटी। आपने एक ऐसे लिखना है ये जितने भी मुंशियात की वजह से नुकसानात हो रहे हैं और हमारे माशरे के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तकरीबन कोई आपने 170 से लेकर 200 तक वर्ड्स लिखने हैं। राइट एन एसे ऑन ड्रग अब्यूज अ थ्रेट टू सोसाइटी, 170 to 200 वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। ड्रग अब्यूज इज अ ग्रेट थ्रेट। याद रखिएगा ये जो आपकी ड्रग एडिक्शंस हैं, ड्रग अब्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का माशरे के लिए ख़तरा है, मतलब एक ख़तरा ही बन चुके हैं। इट इज़ अ ग्रेट कर्स, ये एक बुरी लानत है, बहुत बुरी चीज़ है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। काउंटलेस पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज़। बहुत ज़्यादा अनगिनत लोग जो हैं वो मर रहे हैं हर साल
इसी ड्रग एडिक्शन की वजह से। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका है। पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस एटोरियस बिजनेस are so strong that they have organized a group called drug mafia। ये जो लोग इन एट्रोशियस बिजनेस में हैं, यकीन माने इन्होंने एक माफिया बना लिया है, और वो इतने ग्रुप ऑफ पीपल का माफिया है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। ड्रग माफिया हैज कंट्रोल ओवर मैनी गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी ड्रग माफिया ने बहुत सी हुकूमतों पर दुनिया के काबू पा लिया है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन आर मेजर कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये जो आपकी नफ्सियाती मसाइल हैं और ये जो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, ये वजूहात हैं, अहम वजूहात हैं इसी ड्रग अब्यूज की। ड्रग एडिक्ट्स डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ एज वेल एज वेल्थ। बिल्कुल जी, ये जो नशावर हैं ये ना सिर्फ अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, पैसे का भी बहुत नुकसान करते हैं। द होल फैमिली सफर्स ड्यू टू, इफ यू कैन जस्ट सी द लास्ट लाइन, द होल फैमिली सफर्स ड्यू टू ड्रग एडिक्ट। बिल्कुल, इसी नशावर की वजह से पूरा खानदान जो है वो गुजर बसर कर रहा होता है। ड्रग एडिक्ट्स आर a big burden on economy and national progress। ये बहुत बड़ा वजन है, बोझ है आपकी माशी और कौमी तरक्की पर। A lot of efforts and are needed to solve this serious problem। बहुत सी कोशिशों की ज़रूरत है कि वो अपने इस संजीदा संगीन मसले को हल कर सकें। द यूथ, ये जितने भी नौजवान हैं, ये जो हैं स्पोर्ट्स और गेम्स में अपने आप को अगर बिजी रखेंगे, शमूलियत रखेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वी शुड नॉट मेक अ फन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। हमें नशावरों का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो गेट रिड कर सकें अपनी इस प्रॉब्लम से। पेशेंस एंड फॉरबेयरनेस प्ले अ ग्रेट रोल। याद रखिएगा, सब्र और बर्दाश्त करना एक अहम किरदार अदा करता है ब्रिंगिंग द एडिक्ट्स टू द नॉर्मल लाइफ अगेन। अगर आप उन्हीं नशा आवरों को एक आम जिंदगी पर दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो बड़ा अहम किरदार अदा करना पड़ेगा जी। आपको सब्र करना पड़ेगा और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर एंड मोर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन द बिग हॉस्पिटल्स ऑफ द बिग सिटीज। तो अब हुकूमत को क्या चाहिए कि बहुत मजीद और बहाली के मराकज़ बनाएं हस्पतालों में, और बड़े शहरों में बनाएं, बड़े हस्पतालों में बनाएं फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द एडिक्ट्स, ताकि ये जितने भी नशा आवर हैं उनकी ट्रीटमेंट, इलाज भी किया जा सके, रिहैबिलिटेशन, और उनको बहाल भी किया जा सके। वी शुड मेक द पीपल अवेयर ऑफ डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस। हम क्या करेंगे जी, हम लोगों को बताएंगे कि ये जो नशावर मुंशियात हैं इनके खतरात से लोगों को आगाही कैसे दी जाती है। सो दिस वाज योर लास्ट लाइन एंड यू हैव जस्ट फिनिश योर 10th class 9th chapter, and if I'm not wrong there is nothing left in the exercise of unit 10। लेकिन आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, you can just tell us in the comments कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें काइंडली इसका लिंक दे दें, या हमें ये इश्यूज़ हैं। तो वी विल बी इंशाल्लाह प्रोवाइडिंग यू एवरी लिंक, एवरी क्वेश्चन आंसर एंड एवरी प्रॉब्लम will be solved in this and because of this platform आपको जो है हर मुश्किल का हल बताएंगे इंशाल्लाह। तो keep with us, keep in touch and get ready for the 11th chapter।